नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देवरिया जिले को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी यहां बांसगांव के जवाहरलाल दिग्गी कॉलेज में चल रहे सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और युवाओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भी भरते नजर आए। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर को 316 करोड़ से ज्यादा रुपए की 86 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। इस सौगात में 192 करोड़ रुपए की लागत वाली 32 परियोजनाओं का शिलान्यास, 124 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 54 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम योगी ने गोरखपुर महानगर के छात्र संघ चौराहे के समीप स्थित एक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी दिव्यांग बच्चों को उपकरण भी वितरित करते नजर आए। बांसगांव में इस सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन का कार्यक्रम यहाँ पर इस भव्यता के साथ संपन्न हुआ और इसलिए सभी कार्यक्रमों को छोड़कर के मैं आया हूँ, क्योंकि बांसगांव में पिछली बार मैं आया था उस समय यहाँ देवी के मंदिर में सुंदरीकरण के कार्य को हम लोगों ने स्वीकृत किया था। यहाँ के चिकित्सालय को स्वीकृत किया था। यहाँ की सड़कों की जो मांग थी वो सड़कें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में चल रही है। धीरे धीरे करके सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए विकास शासन की प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ बिना भेदभाव के सरकार अपने विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को दे रही है। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ हर एक व्यक्ति पर, चाहे वह कोरोना काल में विकास देने का हो, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना, सबको खाद्यान्न फ्री में और फ्री में वैक्सीन। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिसने वैक्सीन नहीं दी है वैक्सीन जरूर दे। ये सुरक्षा कवच है कोरोना जैसी महामारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आने पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। इन तीनों पार्टियों के 4 बड़े नेता और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे चुनाव के पहले बीजेपी और मजबूत हो गई है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, बीएसपी के मनोज दिवाकर, पूर्व विधायक राम शिरोमणि शुक्ला और रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जान लें कि बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो वहीं पूर्व विजय मिश्रा सपा की पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो गाजीपुर के रहने वाले हैं। साल 2017 में वो बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा बीजेपी में शामिल राम शिरोमणि शुक्ल कांग्रेस के से ताल्लुक रखते हैं और वो कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। बसपा से इस्तीफा देने वाले विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। शाह आलम की सपा अध्यक्ष से अलग अलग दौर की मीटिंग हुई है, घंटे भर बातचीत हुई। बसपा विधानमंडल दल के नेता और आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 3 दिन पहले पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दिया। इसके बाद उनके सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। लखनऊ में डेरा डाले गुड्डू जमाली ने रविवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। दोनों के बीच सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। जल्द ही जमाली अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्हें मुबारकपुर से सपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी में पहले से दमखम लगाने वाले मुबारकपुर के नेताओं को सपा अध्यक्ष ने भविष्य में सौगात देने का आश्वासन देकर संतुष्ट किया हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण से मुलाकात की जो चर्चा थी उसको फिलहाल उन्होंने खारिज कर दिया। ऐसी चर्चा थी कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने इन बातों को खारिज कर दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण हैं। चंद्रशेखर जी, अखिलेश की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है अटकलें तेज हैं कि भीम आर्मी भी। किसने कहा कि मेरी अखिलेश से मुलाकात हुई? ये तो मीडिया के लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर बता दूं, जब कोई मुलाकात होगी तो मैं मीडिया के लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी तो मैं अपना काम करने के लखनऊ में, और लखनऊ आना अगर गलत है तो मैं सोचता हूं कि ये तो बहुत दिनों से हम लोगों को बताया गया।
मैं तो समझता हूँ कि लखनऊ हमें आना चाहिए, 5 कालिदास मार्ग की तरफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय से उससे बाहर हैं। तभी तो हमारे लिए कोई नीति नहीं बन रही, तभी तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ सड़कों पर बैठे, 29 शिक्षक भर्ती के बच्चे जो बैठे हुए हैं, वो बहनें बैठी हुई हैं। रात में गया था, रो रही थी। एक अभी यहाँ जो है ना, एक स्कूल है, उसमें जो वो बना हुआ है, हॉस्टल बना हुआ है, उसकी बच्चियां रात को 1:30 बजे सड़क पे थी, 300-400 बच्चियां। कल रात ही मैं आया तो मैं वहां उनसे गया, मैंने उनकी भी मांग के लिए लड़ाई करी। तो मैं समझता हूं कि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होता, राजनीति 5 साल जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपको वोट देते हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ना होता है, और वो मैं काम बखूबी कर रहा हूँ। अभी आपने ही कहा कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ऐसा पार्टी ने अभी गाइडलाइन दी है कि यूपी में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। योगी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण उतरेंगे? योगी जी से बताएं सीट डिक्लेयर कर दें, और योगी जी बताएं अगर योगी जी सीट छोड़ के चले जाएं, हम क्या कह रहे हैं। अयोध्या भी हमारी धरती है, सरयू। आप आए अयोध्या, स्वागत है आपका, और आप आओ गोरखपुर, तो गोरखपुर में भी स्वागत है। अगर मुख्यमंत्री जी अपनी सीट छोड़ के कहीं और चुनाव प्रचार करने जाएं तो बताना, एक बार सीट डिक्लेयर करें और चंद्रशेखर को वहां आने दें। कब तक डिक्लेयर उनके पास पैसा है, पावर है, सरकारी तंत्र है, और हमारे पास मिशनरी कार्यकर्ता है, और वो मैं अकेला नहीं लड़ूंगा चुनाव। मेरे साथ मेरी सपोर्ट में खड़े रहेंगे 29 शिक्षक भर्ती के बच्चे, हाथरस का वो परिवार जिनकी बच्ची को जला गया, प्रयागराज का वो परिवार, अनीस कनौजिया का परिवार, मुन्ना पासवान का परिवार, सत्यमेव जयते प्रधान का परिवार, वो तमाम लोग जिनको इस सरकार ने सत्ता के दम पे मारने का काम किया, उनके अधिकार छीनने का काम किया। वो एसएससी जीडी के बच्चे, वो जो तमाम बच्चे यहाँ दरोगा भर्ती बच्चे बैठे, वो सब लोग वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। वो जाएंगे मेरे साथ लड़ने, और आप देखना कि हमारी मेहनत के आगे मुख्यमंत्री जी टिक नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री को चुनाव बीच में छोड़ के भागना पड़ेगा। कितने सीटों की मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? हम क्यों किससे मांग करने लगे, हम तो देने वाले लोग हैं, हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं, हम जिसे वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है, तो हम किसी की सीट क्यों मांगे। हिस्सेदारी का मामला है, जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर रावण थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए गठबंधन को लेकर हमारी बात हुई है, लेकिन अभी हम डिक्लेयर करने का भी हमें कुछ समय चाहिए। रही बात सीटों की लेकर, तो अभी हम सीटें मांगे नहीं है, अभी उसको लेकर अभी सिर्फ बातचीत ही चल रही है। कैमरामैन अमन के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके के तेवर चंद्रशेखर आजाद रावण के हैं, वो तेवर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वो तेवर ये भी कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ वो खड़े होंगे, वो तेवर ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश से गठबंधन हो सकता है। हालांकि इस बात को डिनाई उन्होंने किया है कि मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, जो चंद्रशेखर की बात करेंगे सर, भागीदारी का ये हिस्सा रहे हैं, लेकिन जा चुके हैं। अब उसमें बचते हैं सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर। अब इन दोनों की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं ये दूरी नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर से। अब ऐसे में कह पाना मुश्किल होगा कि ये दोनों समाजवादी पार्टी के पास आएंगे, क्योंकि दलित अभी एक संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी पहुंचे थे सम्मेलन में, और वहां पर कई ऐसे दलित बड़े जो चेहरे थे वो मौजूद थे। वहां पर काशीराम की बहन थी, वहां पर अम्बेडकर के पौत्र थे। इसके अलावा बहुजन समाज से ही आती है सावित्रीबाई फुले, जो सांसद थी बहराइच, वो मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं दलितों को साधने की जो राजनीति है वो अखिलेश की तरफ से साफ नजर आती है। अब ऐसे में चंद्रशेखर की कितनी बड़ी जरूरत है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो खेमेबंदी है वो जरूर देखने को मिल रही है। तेंदुमारी जारी है अलग अलग पार्टियों में। आज भारतीय जनता पार्टी में सपा के पूर्व मंत्री चले गए हैं जय नारायण तिवारी, वो सुल्तानपुर से 3 बार के विधायक रहे, और इसके साथ ही अब समाजवादी पार्टी कई ऐसे चेहरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, जिनसे संपर्क में माना जा रहा है कि जल्द वो भी एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे वो आ चुके हैं। इमरान मसूद अपने 2 नेताओं के साथ, 2 विधायकों के साथ सहारनपुर के जो सांसद रहे, वो आरएलडी के साथ 8 तारीख को होने वाली रैली जो 8 मेरठ में होनी है उसमें वो आरएलडी का दामन थाम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेंदुमारी का जो दौर है वो देखने को मिलने लगा है। और इसके अलावा जो सभी सियासी दल है वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दल के जो दिग्गज नेता है उनको पाले में लाया जाए। तो इस तरह से उठापटक जरूर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तौकीर जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से सूबे में सियासी उठापटक चरम पर नजर आती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ताजनगरी आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अजय कुमार लल्लू बीजेपी पर हमला करते हुए कहते नजर आए कि आज प्रदेश में माफिया सक्रिय हैं, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। आज वर्तमान समय में पूरी तरह माफिया सक्रिय हैं, गुजरात की कंपनियां सक्रिय हैं, बड़े बड़े पोकलाइन जेसीबी से लगाकर बालू का खनन कराया जा रहा है, रेत और मिट्टी को लूटा जा रहा है।
और जिनका जो अधिकार था उनसे उसको छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इन पर नदी, नाले, मिट्टी और पोखरे, तालाब और नदी के अधिकारों को पुनः वापस किया जाएगा। राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी राजस्थान में रीट 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में विशेष शिक्षकों के 5000 पद सृजित करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी एक महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसे आनन फानन में एम्बुलेंस से इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो बिना प्रियंका गांधी से मिले वापस नहीं जाएंगे। देखो, हमें कहा गया था कि आपके 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, आप 12 बजे पूछे। हमारे 5 लोग पूछ के नहीं मिला है, केवल धोखा किया। हम फोन करते रहे, फोन नहीं उठाए, रात भर हम वहां बिना बिस्तर सोते रहे। हम आखिरकार हमारी मांगों के लिए आए, जो लिखित समझौता उन मांगों के लिए आए। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें मतलब हमारी मांगों से, हमारी नौकरियों से, हमारी भर्तियों से मतलब है। लेकिन तानाशाही सरकार भी कर रहे हैं और ये भी नहीं मिलवा रहे प्रियंका गांधी जी से। जब तक हमारी मुलाकात नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें जेल में डालो, चाहे गोलियां चलाओ, हम नहीं जाने वाले। हम आर पार की लड़ाई के लिए आए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा आज 2 पालियों में होनी थी। सरकार ने इसको लेकर भले ही बड़ी तैयारियां की थी, लेकिन परीक्षा माफिया इस पर भारी पड़े। अब सरकार ने परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही पेपर लीक के मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। पर्चा इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने पेपर लीक होने की पुष्टि करी। सरकार ने तत्काल ही परीक्षा को स्थगित करने के बाद इसको 1 महीने बाद दोबारा कराए जाने का निर्णय लिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अभ्यर्थियों पर मायूसी छाई हुई नजर आई। तस्वीरें आज आपकी टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट, गाजियाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, फतेहपुर और अमरोहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से मिलने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज जिला कारागार पहुंचे। आपको बता दें, सपा सांसद करीबन 2 वर्षों से जिला कारागार में बंद हैं। उनसे मिलने सपा नेताओं के आने का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब हर दिन तेज होती जा रही है। वहीं आगरा के 9 विधानसभा सीटों में से बसपा ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। सपा भी अब जल्द ही नाम घोषित करने वाली है। हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बाजिद निसार से खास बातचीत की, सुनिए। अगर अध्यक्ष वाजिद निसार जी उनसे बात करेंगे, आखिर कितनी अभी तक सर घोषित किए गए प्रत्याशी? देखिए, अभी प्रत्याशी हमारा कोई घोषित नहीं हुआ है। आवेदन काफी लोगों ने 9 की 9 सीटों पर किया है और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से हर दल और पार्टी के लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं रोज बहुत तादाद में, ये अखिलेश यादव जी की लहर है, ये अखिलेश यादव जी के काम है जो उनसे प्रेरित होकर तमाम बड़े बड़े नेता हर दल के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आवेदन की जहां तक बात की जाए तो मैं समझता हूं कि आगरा की राजनीतिक हिस्ट्री में कभी इतने आवेदक हमारी सीटों पर नहीं हुए। इस बार बहुत बड़ी तादाद में 9 की 9 सीटों, शहर की 3 और देहात की 6 पे बहुत मजबूत लोगों ने दावेदारी की है और आने वाला समय बताएगा 2022 में। इस बार हम लोग महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। वहीं आज शाम राष्ट्रपति कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे और शाम को गंगा आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति के आगमन पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद मौजूद थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि हल्द्वानी में शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत करी। इस अवसर पर
59 शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र देते हुए सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ शहीदों का सम्मान तो दूसरी तरफ चुनावी साल को देखते हुए सम्मान पर सियासत। ये खास रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में आज शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज हल्द्वानी में 59 शहीदों के परिजनों को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान आम जनता के साथ ही पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों को सम्मान देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार किसी भी कीमत पर शहीदों की अनदेखी नहीं होने देगी। हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इस जीओ के होने के बाद 19 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। उधर शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने शहीद सम्मान यात्रा को एक बेहतर पहल बताते हुए कहा कि शहीदों का सम्मान होना बेहद गौरव की बात है। पूर्व सैनिक ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने पूर्व सैनिक को नहीं समझा और शहीद सैनिक के घर की मिट्टी लेकर सैन्य धाम बनाने का ऐलान जो सरकार ने किया है वो शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। ये हमारी बहुत अच्छी पहल है। ये पहली सरकार है जिन्होंने पूर्व सैनिकों को समझा, पूर्व सैनिकों को सोचा। आज तक ये चीज कोई किसी ने आज तक बोला नहीं था, आज को पता भी नहीं था। तो अभी हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि सरकार ने पूर्व सैनिकों को जो शहीद हो गए हैं उनके बारे में कुछ सोचा और उनके परिवारों के लिए कुछ सोचा। और हम लोगों ने ये एक प्रण कर रखा है कि हम लोग उनके साथ सहयोग करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है। आज सन 84 में ये कांड हुआ था, उसके आज हमको ये खुशी मिली है जो हमारे घर से मिट्टी गई और जो हमको आज सम्मान मिला है, इसकी हमको बहुत खुशी है। वहीं कांग्रेस ने सैनिक सम्मान यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार सैनिकों का सम्मान करना चाहती है तो शहीदों और सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए काम करे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बुल्टिया ने कहा कि चुनावी साल में इस तरह का कार्यक्रम मात्र चुनावी घोषणा है। निश्चित तौर पे यदि आपको सम्मान करना है तो सैनिक जो परिवार हैं, जो उनकी जो समस्याएं हैं, सरकार को उसका समाधान करना चाहिए। और हमारी जो देश की सीमाएं हैं, जहां पर जिस तरह से आज चाइना और पाकिस्तान अपनी नजर गड़ाए बैठा है, उस पर दुरुस्त करना चाहिए। ये इस तरह की नौटंकी करना हमारे शहीदों का और हमारे सैनिकों का अपमान करना होगा। सही मायने में ये सरकार यदि मदद करना चाहती है, जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवार के कल्याण पर काम करे, उनकी समस्याओं के समाधान पर काम करे। सरकार की ओर से सैन्य धाम बनाने के ऐलान से शहीद के परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही इस यात्रा को शहीदों के परिजनों के साथ छलावा मात्र बता रही हो, लेकिन सैन्य धाम बनाने की घोषणा से सैनिक परिवारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। हालांकि साल चुनावी है तो कांग्रेस सरकार की इस योजना को चुनावी घोषणा बताना जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा के जरिए पूर्व सैनिक वोटरों को साधने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।